कभी सोचा है कि अगर इतिहास के सारे महान दिमाग, सारे के सारे जीनियस एक ही कमरे में इकट्ठा हो जाएं तो क्या होगा? सोचिए जरा। खैर, पुनर्जागरण के महान कलाकार राफेल ने सिर्फ इसकी कल्पना नहीं की, बल्कि इसे अपनी मास्टरपीस द स्कूल ऑफ एथेंस में पेंट भी कर दिया। यही वो सवाल है जो इस पेंटिंग के बिल्कुल दिल में है। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, ज्ञान के बारे में, बहस के बारे में और इंसानी तरक्की के बारे में। और राफेल की इस शानदार कलाकृति में ये जो अविश्वसनीय महफिल है, ये सच हो जाती है। एक काल्पनिक विचार एक जबरदस्त मास्टरपीस में बदल जाता है। अच्छा, इस मास्टरपीस को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा, उस दौर में जब इसे बनाया गया था, वेटिकन में, हाई रेनेसां के जमाने में। तो ये पेंटिंग बनी थी रेनेसां यानी पुनर्जागरण के दौरान, एक ऐसा दौर जिसे पुनर्जन्म भी कहते हैं। पुराने ग्रीस और रोम के ज्ञान में लोगों की दिलचस्पी फिर से जागी और एक नया विश्वास पैदा हुआ कि इंसानी दिमाग और तर्क की ताकत से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। द स्कूल ऑफ एथेंस असल में वेटिकन के एक कमरे में बनी 4 बड़ी पेंटिंग्स में से एक है। इन्हें फ्रेस्को कहते हैं, मतलब गीले प्लास्टर पर बनाई गई पेंटिंग। और हर फ्रेस्को इंसान के ज्ञान के एक बड़े हिस्से को दिखाता है: धर्म, कविता, न्याय और दर्शन। और ये वाली पेंटिंग जो दर्शन को दिखाती है, वो तर्क और इंसानी दिमाग का जश्न है। चलिए अब पेंटिंग के बिल्कुल बीच में चलते हैं और उन 2 किरदारों पर ध्यान देते हैं जो इस पूरी दार्शनिक बहस का सेंटर हैं। पेंटिंग के बीचों बीच 2 महान दार्शनिक खड़े हैं, प्लेटो और अरस्तू। उनके हाव भाव, उनके इशारे दुनिया को देखने के 2 बिल्कुल अलग तरीकों को दिखाते हैं। प्लेटो ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी विचारों और आदर्शों की दुनिया की ओर, जबकि अरस्तू अपना हाथ नीचे इस भौतिक और असली दुनिया की तरफ रखे हुए हैं। राफेल ने इन विचारों को दिखाने के लिए रंगों का भी क्या खूब इस्तेमाल किया है। प्लेटो के लाल और नीले रंग आध्यात्मिकता को दिखाते हैं, तो अरस्तू के भूरे रंग भौतिक दुनिया को। और एक मजेदार बात, राफेल ने प्लेटो के चेहरे के लिए अपने गुरु महान लियोनार्डो दा विंची को मॉडल बनाया था। मतलब अतीत के महान लोगों को अपने समय के महान लोगों से जोड़ने का एक बहुत ही शानदार तरीका। ठीक है, अब केंद्र से थोड़ा हटकर देखते हैं कि इस हॉल में और कौन-कौन से प्रतिभाशाली विचारक इकट्ठे हुए हैं और वे इस महान बौद्धिक बहस में क्या जोड़ रहे हैं। पेंटिंग के बाईं ओर का जो ग्रुप है, वो उन दार्शनिकों का है जो अमूर्त विचारों, तर्क और एक अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, इस पर बात कर रहे थे। वो सब जिंदगी के क्यों वाले सवालों से जूझ रहे थे। यहाँ हमें सुकरात मिलते हैं, जो अपने सवाल पूछने के अनोखे तरीके से युवाओं को चुनौती दे रहे हैं। उनके पास पाइथागोरस हैं, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को नंबर्स के जरिए समझा रहे हैं। और एपिक्यूरस और ज़ेनो हमें सिखा रहे हैं कि सच्ची खुशी और मन की शांति कैसे पाई जाए। अब चलते हैं पेंटिंग के दाईं ओर, जहां फोकस अमूर्त से ठोस चीजों पर आ जाता है। ये ग्रुप असल दुनिया और ब्रह्मांड के अध्ययन में लगा हुआ है। दाईं ओर हमें यूक्लिड दिखते हैं, जिन्हें ज्यामिति का पिता कहा जाता है। वो अपने छात्रों को एक प्रकार से कुछ समझा रहे हैं। उनके पास टॉलेमी है, जो ग्लोब के साथ पृथ्वी का नक्शा बना रहे हैं, और ज़ोराथुस्ट्र, जो एक खगोलीय गोले के साथ सितारों का अध्ययन कर रहे हैं। ये ग्रुप ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग को दिखाता है। लेकिन इन सब जटिल बहसों के बीच एक आदमी बिल्कुल अलग है, डायोजीनीज द सिनिक। वो सीढ़ियों पर आराम से लेटे हुए हैं, जिन्हें न तो दौलत की परवाह है, न ही समाज के रीति रिवाजों की। उनका मानना था कि असली खुशी सादगी में है। उनकी मौजूदगी एक जोरदार याद दिलाती है कि ज्ञान पाने के कई रास्ते हो सकते हैं। तो ये पेंटिंग सिर्फ मशहूर लोगों की एक भीड़ नहीं है, ये तो प्रतीकों से भरी हुई है। इसकी शानदार वास्तुकला से लेकर भीड़ में छिपे चेहरों तक हर चीज का एक गहरा मतलब है। इसकी वास्तुकला ही तर्क और व्यवस्था का प्रतीक है। लेकिन थोड़ा और गौर से देखें तो आपको रेफेल के समय के लोग भी मिलेंगे। जैसे हेराक्लिटस की उदास सी जो शक्ल है, वो असल में रेफेल के प्रतिद्वंद्वी माइकलएंजेलो का पोर्ट्रेट है। लेकिन सबसे जरूरी प्रतीक है संवाद। ये विचार के ज्ञान बांटने, बहस करने और साथ काम करने से ही बढ़ता है। तो चलिए अब पूरी तस्वीर को फिर से देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये 500 साल पुरानी पेंटिंग आज भी इतनी अहम क्यों है। ये पेंटिंग सिर्फ अतीत की कोई तस्वीर नहीं है, ये एक जीती जागती याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज एक लगातार चलने वाली बातचीत है जो पीढ़ियों तक चलती है।
ये हमें अलग अलग नज़रियों को सुनने, अपने खुद के विचारों पर सवाल उठाने और एक साथ मिलकर सच की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। और ये पेंटिंग हमें एक आखिरी, सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। प्लेटो के आदर्शवाद और अरस्तू के यथार्थवाद के बीच की ये बहस आज भी हमारी जिंदगी में गूंजती है। जब हम अपने फैसले लेते हैं, अपने करियर के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में, तो हम किससे ज्यादा प्रभावित होते हैं, हमारे आदर्शों से या फिर असलियत से? ये पेंटिंग हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।